Morning, students. How are you? Good morning, ma'am. कैसे हैं आप सब? All okay. Yes. So कैसे हैं आप सब? हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर लेंगे एंड नॉट इकोनॉमिक्स. So I hope I am audible to everybody. सब सुन पा रहे हैं मुझे? लास्ट वीक हमने दो क्लासेस ली थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की दो क्लासेस हम कर पाए थे जिसमें हमने डिस्कशन किया था फंडामेंटल्स का, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दोज फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैं वो वाला पीपीटी एक बार फिर से ओपन कर रही हूँ. ऑल्दो इट वाज कंप्लीटेड फ्रॉम माय एंड, इट वाज एवरीथिंग वाज कवर्ड. फिर भी अगर आप लोगों को कुछ इश्यूज हैं या कुछ उसमें क्वेरीज हैं तो वी कैन डिस्कस इट एंड देन वी कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक. So I'm going to first share with you this slide which we discussed last week. Do you guys think that any other slide, any slide out of these needs to be explained, re-explained again? प्रियम्बल हमने डिस्कशन कर लिया था. दिस फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरीके से फॉर्म होती है गवर्नमेंट, हु इज द हेड फॉर बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट इज द हेड फॉर दैट. इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जुडिशरी किस तरीके से चलती है. देर आर लेवल्स ऑफ कोर्ट्स. वी हैव डिफरेंट कोर्ट्स लेवल हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, स्टेट लेवल का हाई कोर्ट होता है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज एट द नेशनल लेवल और एट द इंडिया लेवल कि दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट अथॉरिटी बेसिकली इन द कंट्री. वी कवर्ड ऑल दैट. Adult suffrage is again one of the right which is given to all the citizens of India. I hope you can see my screen. That was the last function. You can see the most important functions and the rights which was given to the citizens of India by the Constitution of India. That anybody, any citizen who is attaining the age of 18 years has got the right to vote in state elections हो या वो लोकसभा के इलेक्शन हैं या कोई भी इलेक्शन है तो उसमें वोट ना वोटिंग राइट्स उसके पास हैं 18 प्लस का. अगर अगर कोई भी सिटीजन है सो ही कैन वोट इट. सो बेसिकली वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूडिंग इट्स फीचर्स, सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बताइए एंड देन वी कैन कवर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. एनी क्वेश्चन? Everything is clear to everyone? Anybody is thinking that anything is to be repeated out of this? No, ma'am. ठीक है. So basically I'm closing this and I'm going to share with you people Piyush, what are you saying, beta? I have already admitted everyone. Nobody is in the waiting now. Who is in the waiting? बताइए. Now today I'm going to take your next topic, which is historic perspective of COI. Historic perspective क्या है Constitution of India का? जैसे historic perspective नाम से ही आपको suggestion मिल रहा है. We all understand history. What is the history?
right from the day when it was formed या उससे पहले भी कैसे formation हुआ और आज तक कैसे चल रहा है is what the historic perspective. This is what we're going to study. Let me just share with you that new slide. Can you guys see this now? Historic perspective of Constitution of India. This is the topic for today. This is very not very big topic. It is a small topic. We will cover it in one lecture only, and then we will take the queries later on. We can have the discussion or the brainstorming session also if you want later on. Okay. तो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या बोलता है जो इसका ओवरव्यू है अगर मैं एक दो पॉइंट्स में ओवरव्यू देना चाहूँ आपको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में एज दी हिस्ट्री क्या जानते हैं हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव होता है फॉर एग्जांपल हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ आवर कंट्री क्या है कि पहले हमारे यहाँ पर मुगल्स वर रूलिंग देन आफ्टर दैट उन्होंने कई सौ साल रूल किया देन आफ्टर दैट Manish, beta, I'm going to admit you now, Manish Yadav, the one. Please edit your name next time whenever you will be joining the meeting. Edit your name with your roll number also. Everybody, please mention your roll numbers after your name. Please rename it from the next time at least. अभी भी आप वैसे कर सकते हैं, but I'll leave it for now. From next time onwards, I would see everybody's name with roll number only. वेटिंग में है बच्चे Sorry. वेटिंग में है मैम बच्चे वेटिंग में कौन है बेटा 28 मैं साइड बाय साइड आई एम एक्सेप्टिंग एवरीबॉडीज आई एम एक्सेप्टिंग वो कह रहे हैं मैम दिक्कत आ रही है बताओ कौन है नाम बताओ आई विल जस्ट सी वेदर दे आर देयर और नॉट इट्स ओनली संजय कनेक्ट ही नहीं हो रहा मैम कनेक्ट अगर नहीं हो रहा तो इट इज देयर प्रॉब्लम देयर आर 28 people who are already connected now 27 people Rajat and Sanjay are in waiting I have already accepted their request it is under process Sanjay and Rajat they're about to join Sanjay has joined Rajat is joining that's it everybody is getting joined in just seconds time the moment I receive the request I admit it in just 1 or 2 seconds only मैं participants को screen पर ही रखती हूँ so that I am accepting everyone and nobody is getting delayed in acceptance. Nikhil is there now. One by one people are joining. Tell me the name who is telling you exactly that he cannot join. At times I understand it is the problem with their net also कि problem होता है कि अगर उनका net slow चल रहा है या unstable connection है तो they are not able to send the request to me. Until I will receive the request I won't be able to accept it. और ये रिक्वेस्ट जूम ये प्रॉब्लम जूम का नहीं है ये प्रॉब्लम इंटरनेट का है ये आपका भी नहीं है मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है ये जो एंटर ही नहीं कर पा रहे ये उनके नेट का प्रॉब्लम है यश इज जॉइनिंग नाउ वी विल बी 28-29 people now let me wait for 1 more minute for the others to also join and then we can start okay because this is a new topic Shall I start now? Okay, students. So, historic perspective का क्या meaning होता है? History से आया है ये word historical. Perspective, view, overview. या क्या as far as the history is concerned of anything, was what historical perspective is. For example, अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बोलूँ कि इंडिया का हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या है तो हम लोग ओवरव्यू में ये बोल सकते हैं कि ठीक है कई सौ साल पहले रूलर्स थे हमारे यहाँ पर कंट्री में रूल किया पहले किंग्स ने रूल किया एंड देन Britishers came and Britishers also ruled us for 200 years and after that we got independence we formed our government and then democracy के accordingly फिर जो भी heads होते थे houses के heads होते हैं हम elect करते हैं और वो हमें form करते हैं government को
ओके, सो इसी तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखेंगे तो क्या क्या इंक्लूड होता है इन जस्ट 2-3 पॉइंट्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950. ठीक है, ये बहुत ही एक तरीके से अजीब बात है, हम इस चीज़ को सोचते नहीं है, कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम हमेशा इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट करते हैं कि ठीक है इंडिपेंडेंस डे वाज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 47 में हमको मिल गया था, बट 2.5 साल तक वुड यू बिलीव कि इंडिपेंडेंस जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गया था कि ठीक है हम अब आज़ाद हैं और अब ब्रिटिशर्स अब हमारे ऊपर इस तरीके से रूल नहीं करेंगे जैसे वो हम पर रूल करते थे, या उस तरीके से हमें टॉर्चर नहीं करेंगे. बट अगर हम एक सच को जाने तो एक ट्रूथ ये भी है कि इंडिपेंडेंस के बाद 50 तक मतलब 2.5 साल तक भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी 2.5 साल तक जो एक्चुअली में हेड था हमारी कंट्री का, जिसकी बातें मानी जा रही थी या जो रूल कर रहा था एक तरीके से, वो ब्रिटिशर्स का ही हेड था. कोई पर्सन जो पहले से रूल कर रहा था वही इंडिपेंडेंस के बाद भी सिर्फ एक ये समझौता जरूर हो गया था कि अब हम इंडिपेंडेंट है और तुम्हारा हम उस तरीके से उतना सब कुछ नहीं मानेंगे, बट क्योंकि हमारे पास कोई अपना सिस्टम तो था ही नहीं, बट हमारा कोई अपना सिस्टम नहीं था फॉलो करने का, पॉलिटिक्स का कोई यहाँ पर हेड नहीं था. हालांकि कुछ पार्टीज थी हमारी ऑलरेडी जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ये पार्टीज थी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और उनके हेड कौन कौन थे और कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, वो भी हम आगे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे. बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 of January 1950. उससे पहले तक अंग्रेजों का ही कोई हेड था जो हमें 47 से 50 तक रूल कर रहा था. ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. देन प्रायर टू दिस, इसके बाद क्या हुआ, इंडिया गवर्नड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब ये एक्ट जो है ये 35 में ही लागू कर दिया था अंग्रेजों ने. 1935 में अंग्रेज हम पर रूल कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने एक एक्ट बनाया था 1935 में ही, जो बोला था कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये 1935. उससे पहले ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे जो हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हैं. दैट टाइम इन द ईयर 35 पाकिस्तान वाज नॉट देयर, इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, सो वो वहाँ उस पर भी रूल कर रहे थे. देन बर्मा वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया बट दे वर रूलिंग एट बर्मा आल्सो, दिस ब्रिटिशर्स. तो 35 में उन्होंने जो ये एक्ट बनाया था उसमें उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया 1935. गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट आई थिंक उन्होंने बनाया था फॉर दैट कंट्री बेसिकली, विच वाज एप्लीकेबल टू दैट कंट्री. एंड Pakistan of course was part of India that time, so there was no separate government of India. I mean it was also under Government of India Act 1935. तो इससे पहले मतलब 1950 से पहले ये काम हो रहा था कि 35 का जो एक्ट में जो भी कुछ लेड डाउन था, जो भी सारा टर्म्स कंडीशंस लेड डाउन थी एज फार एज द गवर्नमेंट गवर्नेंस जो भी था उससे रिलेटेड था, वो सब कुछ 1935 के एक्ट से चला आ रहा था और 50 तक वही चलता आया, यानी कि 47 के बाद भी वही चलता आया हमारे देश में. ठीक है, इंडिया वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन क्या होता है, वहाँ पर आपको पता है कि आज भी मतलब रूल तो ऑफ कोर्स एज अ गवर्नमेंट वहाँ पर भी है, ब्रिटेन में गवर्नमेंट भी है, ब्रिटिशर्स जो है वहाँ पर गवर्नमेंट तो है ही हेड, लेकिन अभी भी किंग क्वीन का सिस्टम वहाँ पर अभी भी चलता है, जो मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था. तो इंडिया वाज पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश क्राउन. क्राउन एक तरीके से एक जो लेडीज पहनती हैं, जो क्वींस पहनती हैं वहाँ पे, उसको क्राउन कहते हैं, और जो वो लेडी पहनती है उसके पास अथॉरिटी होती है, किंग हो या क्वीन हो. तो दैट टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, उस टाइम पर यहाँ पर एक मेल पर्सन था हु वाज रूलिंग 1950 से पहले. उसका मतलब उसकी चलती थी हमारे देश में कि वॉट एवर ही यूज्ड टू से वो होता था. हालांकि हमारे देश में क्योंकि उससे पहले राजा एंड ऑल दैट सिस्टम था, मुगल सिस्टम, तो हर स्टेट का अपना एक वैसे भी लोकल जिसे बोलते हैं नेटिव वो होता था, हेड होता था. बट अल्टीमेटली अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, जैसे नेशनल लेवल पे आज प्रेसिडेंट हेड होते हैं या पीएम अदर अथॉरिटीज में हैं, तो उस टाइम पर वैसे ब्रिटिश क्राउन था, जो एक ब्रिटिशर था, ही वाज द फाइनल अथॉरिटी, वाज किंग, और
he is the king over here and he was the legal person जो basically crown की सारी authorities को possess करता है, यानी कि crown की just a moment, hold on. Sorry for the inconvenience. So basically, India was part of that British crown. Crown was basically a thing which was given to any person, whether male or female. वो final या highest authority हो जाया करता था, जिसका basically legal person जो था, जो highest authority होता था. Now the Government of India Act 1935 अगर हम पढ़ें, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 50 से तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ ही गया है और हम उससे पहले उसके बाद का सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़ ही रहे हैं, बट उससे पहले तक क्या क्या चल रहा था, किस तरीके से चल रहा था, कौन किस चीज़ का हेड था, एंड ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चल रही थी. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब जो ये पूरी कंट्री के में जो भी हेड्स हैं, चाहे कितनी भी स्टेट्स थी, उनके जो भी हेड्स थे, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन था जो हेड कर रहा है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, योर कॉलेज इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज रनिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इनका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था. ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबके पास अथॉरिटीज थी और वो अथॉरिटीज जैसा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि मतलब टॉप पर ये अथॉरिटी है, उसके अंडर ये 10 लोग हैं, फिर उन 10 लोगों के अंडर ये लोग हैं, ये दैट इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑन द टॉप यूज्ड टू बी द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द क्राउन हु वर सुप्रीम. मतलब पार्लियामेंट तो ऑब्वियसली थी ही, व्हिच वाज लाइक द पॉलिटिकल थिंग, द गवर्नमेंट, एंड इनका एक साइड बाय साइड क्राउन भी रहता ही था जो आज भी इनकी कंट्री में अवेलेबल है, और इन्होंने यही सेम स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में भी फॉलो किया था जब व्हेन दे वर रूलिंग अस. तो जैसे आज हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है एंड दैट इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल, एंड देन वी हैव गॉट द हेड्स. हमारा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, देन हमारा प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर एंड ऑल. सो एवरीबडी ऑफ दोज पीपल, दोज अथॉरिटीज गो टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. उस टाइम पे जो टॉप पर था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, और क्राउन जो एक पर्सन क्राउन डिफाइंड हो गया था कि ये पर्सन इज द क्राउन फॉर इंडिया और दिस पर्सन इज क्राउन फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज. टॉप पर वो होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ द क्राउन ऑपरेट करते थे विद इन आवर कंट्री. देन अंडर द पार्लियामेंट एंड क्राउन, इन दोनों के अंडर पे होता था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वॉज द ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर. तो वो भी बंदा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था वो भी इन अंग्रेजों का अपना ही होता था. हमारे इंडियंस में से वो किसी को नहीं मानता, चाहे इंडियंस उस टाइम पर भी कितने भी बाहर से भी पढ़कर कोई आ जाए या कितना भी कोई क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो, वो फिर भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो अपना ही बनाते थे, क्योंकि वो अपने पास पावर रखना चाहते थे और इंडियंस को वो रूल करते थे कि उनको अपने अंडर रखते थे, सो दैट किसी भी ऐसी डेजिग्नेशन पर उनको इंडियंस को नहीं अपॉइंट करते थे जहां से इंडियंस के पास कुछ अथॉरिटी आए और वो इंडियंस के लिए कुछ अच्छा कर पाए. ऐसा वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना इस तरीके का ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ था कि हर कोई पर्सन उन्हीं का अपना ही होता था, अपॉइंटमेंट भी उन्हीं से ही होता था. फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रखना है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर ही होता था, और वो इलेक्ट कौन करता था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कर रही है या क्राउन जो है वही कर रहा है, तो वही लोग अपने ही बंदे को अपने अंडर अपॉइंट करते थे. अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो था, जो भी कोई अंग्रेजी होता था, उसके अंडर पे एक गवर्नर जनरल होता था, वो भी क्राउन ही अपॉइंट करता था. क्राउन भी उनका अपना ही पर्सन होता था, कोई जो भी होता था, या तो क्वीन होगी या किंग होगा, जो भी होगा वो वही उसको भी अपॉइंट करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर सपोज एक तरीके से जो उसका अपना सेक्रेटरी होगा या उसके अंडर जो एक असिस्टेंट होगा वो होता था गवर्नर जनरल, उसको भी क्राउन अपॉइंट करता था. अब गवर्नर जनरल वाज एक्सपेक्टेड टू लिसन टू द मिनिस्ट्रीज, हाउएवर ही वाज फ्री टू रिजेक्ट देयर एडवाइस. जो मिनिस्टर्स वगैरह और भी थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या था कि और उस टाइम पर कुछ और पार्टीज भी थी जो चल रही थी यहाँ पे, जो इंडियंस ने फॉर्म की हुई थी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उनका जोर नहीं चल रहा था क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी और वो लोग किसी को भी अपने से ऊपर आने नहीं देते थे.
अथॉरिटी के मामले में ब्रिटिशर्स। तो ऐसे मिनिस्टर्स तो थे, बट उन सब मिनिस्टर्स, वो सब मिनिस्टर्स ऐसे होता है ना कि आपने कुछ सजेशन दे दिया। फॉर एग्जांपल अब हम 10 लोग हैं, कोई भी सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, 10 लोग हमारे ऊपर, हमने अपने बॉस को कुछ सजेशंस तो दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है, हम इस सिचुएशन में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो मिनिस्टर्स अपनी एडवाइस तो दे सकते थे, दे वर फ्री टू गिव द एडवाइस टू देयर अथॉरिटी, गवर्नर जनरल को वो सजेशंस देते थे, बट फाइनल डिसीजन गवर्नर जनरल का ही होता था, और जनरली वो रिजेक्ट ही कर देता था अगर उसको लगता था कि कोई भी ऐसा डिसीजन आ रहा है, कोई भी ऐसा सजेशन आ रहा है जिससे कि उनकी अपनी रूलिंग पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता था, और फाइनल डिसीजन किसी भी मामले को लेकर गवर्नर जनरल का अपना ही होता था। बस वो सुन लिया करता था कि ठीक है, यू कैन गिव योर सजेशंस टू मी। उसके बाद अंडर द गवर्नर जनरल वर द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। गवर्नर्स वर एक्सपेक्टेड, यही सेम चीज है, गवर्नर्स वर एक्सपेक्टेड टू लिसन टू द मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय वे ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइजी, हाउएवर गवर्नर वाज फ्री टू रिजेक्ट देयर एडवाइस आल्सो। उसके अंडर जो गवर्नर जनरल जो है, उसके अंडर फिर गवर्नर प्रोविंसेस होते थे यानी कि आप इसको एक ट्री के फॉर्म में भी समझा सकते हो। मैंने ये जैसे पॉइंट्स में लिखा है, अगर आप इसको एक चार्ट के फॉर्म में बनाकर अगर एग्जाम में आप प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी मोर गुड। जैसे कि टॉप पर आप दिखा सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन एक बॉक्स में, उसके अंडर फिर आप एक और बॉक्स बनाकर उसके अंडर आप दिखा सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसके अंडर आप गवर्नर इस तरीके से दिखा सकते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके नीचे आप फिर दिखा सकते हैं गवर्नर्स जो ये प्रोविंसेस हैं वो सब, इस तरीके से करके आप एक ट्री दिखा सकते हैं। दैट वन एक बहुत सारे लेवल्स थे, और वो लेवल्स जो थे वो लेवल्स के हिसाब से लोग अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट इन सभी लेवल्स पे जो हायर अथॉरिटीज थी या जो डिसीजन मेकर्स थे, वो सब प्रेफरेंस इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ब्रिटिशर्स को ही दिया जाता था, एंड नॉट टू द इंडियंस। कोई भी इंडियन को अपॉइंट ही नहीं करना चाहते थे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 में जो ये पर्टिकुलर एक्ट था, इसके हिसाब से मिनिस्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बन तो गई थी, बट क्योंकि इंडिया का कोई भी पर्सन मिनिस्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं था, तो एक तरीके से इंडिया की बेनिफिट के लिए कुछ भी प्रैक्टिस में फॉलो नहीं हो रहा था। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज एन एक्ट। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, मैं इस पर्टिकुलर एक्ट को फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसी एक्ट के हिसाब से अब तक चलता आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तक का सारा काम जो भी चलता आ रहा था वो इस एक्ट के हिसाब से चलता आ रहा था। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एक्ट, एंड व्हाटएवर वाज लेड डाउन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज एक्चुअली followed in our country until our country became republic। रिपब्लिक होने का मतलब, जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंट होना एक अलग चीज हो गई, रिपब्लिक होना एक अलग चीज है कि अब हमारे पास, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। वी आर स्मार्ट एनफ कि हम अपना सिस्टम फॉर्म कर सकते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, हमारे पास दिस पॉलिटिकल या पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं, और हम अपने लोग हमारे पास हैं इतने, व्हाटएवर एजुकेटेड या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इतने क्वालिफाइड लोग हमारे पास अभी हैं कि हम अपनी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो हम फॉर्म कर सकते हैं अपनी खुद की। दैट वाज व्हाट व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था? एक एक्ट था जो पार्लियामेंट ऑफ यूके का था। आप यूके, ब्रिटेन, ब्रिटिश, ये सब चीजें आपको समझ आती हैं क्या होता है? यूके क्या होता है, ब्रिटेन क्या होता है, ये अलग अलग सेम चीज। हम मतलब अंग्रेजों को हम कभी तो बोलते हैं यूके के हैं, कभी हम बोलते हैं ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं। डू यू गाइज नो द डिफरेंस ऑफ दिस? मैं आपको ये भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आज की डेट में ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है इसको, ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन कंट्री है जो ये अंग्रेजों की कंट्री है। ब्रिटेन से ही ब्रिटिशर्स बनते हैं, ब्रिटिशर्स। तो इसमें अलग अलग ना एक तरीके से यू कैन से, आई वुड नॉट से कि अलग अलग कंट्रीज हैं ये, बट सेम ही ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। उसमें एक आ जाता है यूके, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूके हम बोलते हैं कि हम यूके गए, यूनाइटेड किंगडम आज की डेट की मैं जो बात कर रही हूँ। और एक है जैसे वेल्स एक पर्टिकुलर इनका यू कैन से वर्टिकल हो गया या पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेट ब्रिटेन हो गया। तो ये तीन ऐसी स्टेट्स समझ लीजिए जो कि अंग्रेजों की हैं, जिसमें कि एक यूके हो गया, एक वेल्स हो गया, एक और भी है आई थिंक, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो कि टोटल मिला के तीनों का ग्रेट ब्रिटेन बनता है।
ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है जो इसका पार्ट है। तो यूके पार्लियामेंट ऑफ, उस टाइम पर सिर्फ यूके ही कहा जाता था इसको, ये बाद में शायद ग्रेट ब्रिटेन बना है, उस 35 के बाद बना होगा। तो उस टाइम पर पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ऑफ यूके ही था। ठीक है, और ये 1935 में फॉर्म हुआ था ये पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट बेसिकली, एंड इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट में जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी लॉन्गेस्ट है दुनिया का ना, उस टाइम पर 1935 में ये पर्टिकुलर एक्ट लॉन्गेस्ट था जो पार्लियामेंट के लिए कभी भी बना था। और इससे पहले उसके बाद फिर 1999 में बना। 1935 तक यही लॉन्गेस्ट एक्ट था जो पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट से रिलेटेड था या उसके रूल से रिलेटेड था। सो बेसिकली 1999 में फिर आफ्टर दैट अंटिल ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट ये दोबारा से 1999 में आया। Okay, because of its length, the act was retroactively split by the government of India, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी था। 1935 का जो ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और इन्होंने एक ही एक्ट बनाया हुआ था और इसी को ये बर्मा पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे और इंडिया पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, दोनों कंट्रीज पे अलग अलग रूल करके, लेकिन एक्ट सेम बनाया हुआ था। बाद में क्योंकि ये बहुत लेंथी हो गया था और दोनों कंट्रीज पे इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना दिया इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 बना दिया बर्मा के लिए, जिसमें अलग अलग सेक्शंस थे। इंडिया का देखिए कितना बड़ा है, तब भी बर्मा का छोटा था, 159 सेक्शंस थे। और इसमें इंडिया का जो एक्ट था उसमें 321 सेक्शंस थे। ठीक है, a federal structure was formed but not fully functionally, which means president and PM were formed। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कोई पूछे आपसे फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या आज के टाइम में हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है? तो विल से यस, हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर तो है। इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं कि प्रेसिडेंट है हाईएस्ट अथॉरिटी, फिर उसके अंडर पे दोनों लोकसभा राज्यसभा आ रहे हैं, उनके मेंबर्स हैं। लोकसभा का हेड कौन है, राज्यसभा का हेड कौन है, पीएम एंड अदर्स, एंड देन होम मिनिस्टर, ये सब कुछ फिर प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर ही होता है। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें 35 की, फेडरल स्ट्रक्चर तो एक फॉर्म हो गया था कि कौन अथॉरिटी रहेगा, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन रहेगा या उसके अंडर कौन रहेगा। जैसे अभी हमने इस स्लाइड में, ये पहले वाली स्लाइड में पढ़ा है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था। बट हमारे यहाँ पर पीएम प्रेसिडेंट भी उस टाइम पर पीएम प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। इट्स नॉट दैट कि मतलब मैं 47 की अगर बात करूँ तो पीएम प्रेसिडेंट व्हाटएवर दे यूज्ड टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है ये भी पोजीशंस हैं, बट अथॉरिटी पीएम प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होती थी और उनका अपना जो ब्रिटिशर्स का जो चलता आ रहा था उसी का फाइनल अथॉरिटी होता था। बट पावर्स वर इन द हेड ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली। मेन स्टेट्स पर रूल बाय द नेटिव रूलर्स, ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास कितनी सारी स्टेट्स तो आज भी हैं, उस टाइम पर स्टेट्स उतनी नहीं थी, कम होती थी, बट प्रॉब्लम हुआ करती थी क्योंकि हर स्टेट का अपना जो हेड होता था वो भी अपने ही दिमाग से चलता था कि मेरी स्टेट तो एटलीस्ट मेरा ही चले। जैसे आज भी हमें कॉन्फ्लिक्ट आता ही है कि जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी स्टेट में कुछ अपना चलाना चाहते हैं, सेंटर अपना कुछ अलग से बोलती है। जैसे होता है कि पीएम ने कुछ अलग डिक्लेयर कर दिया कंट्री में, लेकिन दूसरी स्टेट में कोई और दूसरी पार्टी का कोई अगर सीएम है तो वो अपनी स्टेट में कुछ और करना चाहता है। ये प्रॉब्लम उस टाइम पर भी हुआ करती थी कि मैनी स्टेट्स पर रूल्ड बाय द नेटिव रूलर्स, जो उस स्टेट के रूलर्स होते थे उन्हीं को बिलोंग करती थी। और इससे फिर स्ट्रगल जो ये फ्रीडम का था, यूनिटी क्योंकि फिर उससे उतनी नहीं रहती, तो यूनिटी कम थी तो फ्रीडम को फाइट करके लेने में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा हुआ जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए। constitutional process, now constitutional process basically क्या है? Constitutional Assembly debates for making of the constitution commenced on 19 December 1946। यानी कि हमारे पास कदम, why is he getting out always? ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, अब आप देखिए 1946 की बात कर रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो 1946 यानी कि 47 से भी पहले की बात होगी, हमें अभी इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला है, उससे पहले की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमने एक असेंबल कर ली थी। प्रॉपर एक यू कैन से टीम ऑफ पीपल था जो कि हमने असेंबल करके लोगों को टीम बना के ये हमने फॉर्म कर लिया था December 9, 1946 में ही।
जिसमें कि हमारे पास उस टाइम पर दो मेजर पार्टीज थी, जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज भी है पार्टी, कांग्रेस पार्टी। उस टाइम से लेकर जब तक 2014 तक नेशनल कांग्रेस ने ही हमारी कंट्री को एक तरीके से रूल किया है या रन किया है एज फार एज द पॉलिटिकल अथॉरिटी इज कंसर्न्ड। एंड आफ्टर दैट नाउ बीजेपी केम इनटू द पावर एंड मोदी सिंस देन इज द पीएम। तो उस टाइम पर ये दो बड़ी पार्टीज हुआ करती थी, आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। एक मुस्लिम लीग अलग से भी पार्टी थी। अब मुस्लिम लीग का भी कोई एक हेड था और आईएनसी का भी कोई एक हेड था उस टाइम पर। 46 में ये असेंबली बन चुकी थी। यहाँ पर नेहरू थे और मुस्लिम लीग के भी जो हेड थे वो, ये दोनों पार्टीज उस तरीके से एक तरीके से कॉम्पेटिटर थी एक दूसरे की, ठीक है। बोथ दी पार्टीज थॉट कि जैसे ही इंडिपेंडेंस होगा तो हमारी पार्टी का लीडर आएगा पावर में। मुस्लिम लीग ने सोचा कि इंडिया का जो हेड होगा वो हमारी पार्टी का आएगा। सो ये दो पार्टीज हमारे पास ऑलरेडी थी भी, फॉर्म भी हो गई थी इंडिपेंडेंस से पहले, बट कोई कुछ क्लियर ही नहीं था कि हेड कौन बनेगा। एंड बोथ ऑफ द पार्टीज वर नॉट इन अ पोजीशन टू रिफ्यूज कि ठीक है तुम बन जाओ, ऐसा नहीं। ना तो आईएनसी बोल रहा था ना मुस्लिम लीग बोल रहा था कि तुम्हारी पार्टी का लीडर बना देते हैं, चलो ठीक है। और ना ही मतलब दे बोथ वर ऑलमोस्ट इन द कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन एंड बोथ ऑफ देम वर नॉट रेडी टू गिव अप कि हम नहीं गिव अप करेंगे। मुस्लिम लीग वांटेड कि हमारी पार्टी का जो हेड होगा वही पीएम प्रेसिडेंट व्हाटएवर बनेंगे। एंड देन आईएनसी वाज अगेन ऑन द सेम पेज दैट वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और क्योंकि उस टाइम पर ऐसा तो वोटिंग तो था नहीं, वो कि वोट इंडियन से वोट करवा के फिर वो फॉर्म करें गवर्नमेंट की, कौन बनेगा पीएम और कौन बनेगा प्रेसिडेंट, व्हाटएवर व्हिच पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। वो ऐसा टाइम था ही नहीं कि वोटिंग कुछ हो पाए। एंड बिकॉज दे वर द पार्टीज एंड दे वर इन द पावर, तो वो दोनों अपनी ही पार्टीज को प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। तो at the time of independence, because of this major problem between these two parties, this is the result that we got the partition in 1947। जब इंडिपेंडेंस मिल गया हमको, हालांकि कुछ टाइम तक तो रूल तो ब्रिटिश ने ही करा, ब्रिटिश पर्सन ने ही करा, बट ये जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 47 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस मेजर प्रॉब्लम ओनली कि इन दोनों पार्टीज में जो फाइट हो रहा था कि हमारी पार्टी का लीडर हेड बनेगा इंडिया का और हमारी पार्टी का बनेगा, वो चीज को दोनों को ही अपना मतलब फॉर्म करनी थी गवर्नमेंट। इसलिए इन्होंने इंडिया को दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, एक हो गई इंडिया और उसी का एक छोटा सा पार्ट बना दिया पाकिस्तान। एंड देन मुस्लिम लीग एक्चुअली वेंट टू पाकिस्तान और उसका जो हेड था वो बना हेड अपना पाकिस्तान का हेड बना। एंड आईएनसी का जो हेड था व्हाटएवर डॉक्टर Rajendra Prasad, I think, was the first president, and then Nehru was the first PM. So they both came into the power for India from INC, and from Muslim League they होंगे उनके अपने कुछ लोग जो पाकिस्तान के हेड बने उस टाइम पर आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट दोनों ही कंट्रीज में जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, आई हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, बट आवर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन 1950 जो 26 जनवरी को। तब तक के लिए 1935 वाला जो एक्ट था जो फॉर्म किया था 1935 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यूके ने, वही पर्टिकुलर रूल्स हमारे पास जब तक कि हम रिपब्लिक नहीं बन गए तब तक हमने अडॉप्ट किए हुए थे। तो 26 नवंबर 1949 आप समझ लीजिए कि नवंबर लास्ट एंड ऑफ द नवंबर का टाइम था, दिसंबर और जनवरी 2 महीने आफ्टर 2 मंथ्स ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर में आ गया, इफेक्ट में आ गया। मतलब 26 ऑफ नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म कर लिया था एज फार जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कंट्री की उसके हिसाब से, और अडॉप्ट भी कर लिया था कि हाँ ठीक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है, ये सारे टर्म्स कंडीशंस हैं, जो भी बनना था वो प्रॉपर बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और आफ्टर 2 मंथ्स जो भी नेसेसरी एक्ट होते थे जो के थ्रू जो भी अथॉरिटीज ने इसको क्लियर करना होता था या पास करना होता था, जिसके बिहाफ पर ये पर्टिकुलर मतलब एग्जिस्टेंस में आया, ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया कि आज से लागू हो गया है, बेसिकली इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे देश में लागू हो गई हैं। वो दिन 2 महीने बाद था एग्जैक्टली, नवंबर के बाद दिसंबर एंड जनवरी, 26 जनवरी 1950 को हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द पावर एंड एवरीथिंग। ऑल दी मतलब जो भी हायर अथॉरिटीज थी या जो भी हमारे पास आईएनसी के लीडर्स थे उस टाइम पे, जो भी कुछ काम होने लगे थे, जो भी डिसीजंस लेने लगे थे, या जो भी हमारे देश के बारे में
भी जो भी कोई मतलब डिसीजंस लिए जा रहे थे वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से थे और अथॉरिटी फाइनल उनको मिल गई थी। उससे पहले तक 47 से 50 तक ये लोग पीएम जो भी है पीएम प्रेसिडेंट बन तो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली चल उसी की रही थी जो ब्रिटिशर्स का फाइनल अथॉरिटी था। ठीक है, सो दिस इज डन फ्रॉम माय एंड। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म करने में किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट था, थॉट सबसे ज्यादा किसके थे? इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, 26 नवंबर वाज चूजन टू स्प्रेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनको 1-2 महीना लग गया ये लोगों को भी समझाने में, बताने में भी, और अपनी पार्टीज में भी डिस्कशन करने में आईएनसी को, और जितने भी लोग हायर अथॉरिटीज पे थे आईएनसी में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, कि भैया दिस इज व्हाट इट इज एंड दीज आर ऑल द पॉइंट्स एंड व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट, क्यों हम इसको लेकर आए अपने देश में, और क्यों हम ब्रिटिशर्स का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है या उनका जो प्रोसेस है हम उसको क्यों एंड करें। सारे थॉट्स आइडियाज जो इम्पोर्टेंट थे और सारे बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ फिर स्प्रेड किया गया, डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में कि भाई दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड वी आर इंडिपेंडेंट, बट अभी भी तो उन्हीं की चल रही है, तो हम ये पर्टिकुलर अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया लेकर आओ और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ये ब्रिटेन जो यूके है इसको छोड़ो, इसको बंद करो। और तब फाइनली फिर सब जो लोग 2 महीने इन लोगों को अंडरस्टैंड करने में लगा, इंपॉर्टेंस एंड एवरीथिंग, और अग्री करने में भी लगा, तो फाइनली जो ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर आया है इन दी एग्जिस्टेंस और मे बी इन दी अडॉप्शन वाज दिस पर्टिकुलर डे। ठीक है, इट इज जस्ट 2 minutes are left for you guys to end this meeting and I'm going to capture your attendance. Meanwhile, if you have any questions or queries, please let me know. किसी को कुछ भी questions अगर लगता है कि है, this particular topic is covered in this one lecture. I'm going to take next in next class I'm going to take new topic and we will cover it by tomorrow so that we are somehow able to cover at least one module of the chapter. 3 important topics will be covered by tomorrow. There are only 2 classes in a week for COI guys, so we will have to hurry up to cover the syllabus. I'm targeting to complete the syllabus by October end. So help me up with that and try to move with me as fast as possible. बताइए आप लोग कुछ इसमें queries अभी हैं तो? Less than 1 minute is left. Automatically the meeting will get over. Utkarsh, what are you doing? Control yourself, Utkarsh. Okay, thank you, Sanjay. Thank you, everyone. Bye bye.